चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें हम लेकर आएंगे। मगर पहले बात बाजार की। बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। दोनों ही इंडेक्स न सिर्फ अपने सपोर्ट को बचाए रखने में कामयाब रहे, बल्कि रेजिस्टेंस पर भी चोट करते दिखे। जहां निफ्टी बाजार बंद होने तक 84 अंक चढ़कर 25,236 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी ने 51,350 के स्तर पर क्लोजिंग ली। सितंबर सीरीज की शुरुआत के साथ अब बाजार बड़े लक्ष्यों की तरफ देख रहा है। ऐसे में पूरे मंथ कैसी रही बाजार की चाल, आज कैसी रही बाजार में एक्शन, जानते हैं अंश भीलवाड़ से। तो इस महीने निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये तीसरा महीना है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसी महीने निफ्टी ने अपनी लॉन्गेस्ट बाइंग स्ट्रिक दिखाई है 12 सेशंस की। अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और मिड कैप का देखा जाए तो ये 5वां महीना था लगातार खरीदारी का, तो स्मॉल कैप का ये तीसरा महीना था। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आते हैं, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है इस महीने। इसके टॉप गेनर्स देखें तो मैनकाइंड फार्मा और ग्लेनमार्क दिख रहे हैं। अगर दूसरे इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी भी रिकॉर्ड हाई के स्तर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस महीने में हरे निशान में क्लोज हुए हैं। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल लूजर के तौर पे नजर आता है, जिसका अगर इस महीने का डिक्लाइन देखें तो पिछले 10 महीने का सबसे बड़ा डिक्लाइन है। इसके साथ साथ पीएसयू बैंक देखें तो 5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ नजर आया महीने के हिसाब से। रियल्टी का दूसरा महीना था लगातार बिकवाली का। तो निफ्टी ऑटो का देखा जाए तो 9 महीने से लगातार खरीदारी हो रही थी और इस महीने लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो काफी मिला जुला मार्केट रहा है हफ्ते के लिए। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब चलते हैं हमारे सहयोगी शरद के पास, जो बता रहे हैं कि किन स्टॉक्स ने लगाया आज एक्शन भरा पंच 5 के पंच में। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं 5 अहम थीम्स या स्टॉक लेके आता हूं जहां पे एक्शन देखने मिल सकता है। सबसे पहला है भारतीय एक्साकॉम। सिटी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है और यहां पे देखें तो टारगेट प्राइस 1405 रुपये का है। आगे जाते हुए टैरिफ हाइक्स देखने मिल सकता है, एक टाइप से प्रॉक्सी भी है कंपनी टेलीकॉम सेगमेंट में। इसके लिए एक बुलिश नज़रिया जो है सिटी का देखने मिला है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। उनकी मैनेजमेंट मीट हुई थी और स्टॉक में भी आज दिन के ट्रेड में अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी और उन्होंने 2 चीज़ कही है। मार्केट शेयर गेन हुआ है उनका मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस में, और इसके अलावा 2 व्हीलर और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी अच्छी मोमेंटम सेकेंड हाफ को देखने मिल सकती है। बलरामपुर चीनी मिल्स और शुगर कंपनीज़ में आज अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है शुगर कंपनीज़ को एक टाइप से रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस जो थी इथेनॉल प्रोडक्शन पे, शुगर केन जूस पे, उस पे जो है लागू हटा दिए गए हैं रिस्ट्रिक्शंस, और जो कैप होती है सप्लाई की शुगर केन की या मोलासेस की, उस पे भी जो पाबंदी को हटा दिया गया है। तो उसके कारण ऑफकोर्स ओवरऑल एक अच्छी मोमेंटम शुगर स्टॉक्स में देखने मिली है। जीआरएससी गार्डन रीच स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई और स्टॉक जो है एमओयू साइन किया नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे डबल लेन ब्रिजेस बनाएंगे। और आखिरी स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पे जो है उनका बहुत बड़ा एक 5,000 करोड़ रुपए का QIP खुला, उसके कारण स्टॉक में तेज़ी आई। फ्लो प्राइस जो है लगभग 1674 रुपीज़ पर शेयर का था और ओवरऑल 8% इक्विटी डायल्यूशन लगभग होने वाला है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज अच्छी तेज़ी देखने मिली है और मोमेंटम आया है, तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पिछले 12 दिनों से निफ्टी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तेजी की क्या वजह है, पूरी रिसर्च के साथ जिनेह नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनेह, बताएं आखिर इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? जी, तो अगर निफ्टी की बात करें तो अब निफ्टी की जो तेज़ी है, रफ्तार है, वो बरकरार नज़र आ रही है। आज जो है 12वें दिनों में लगातार हमें निफ्टी में तेज़ी दिख रही है। आज अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे लेवल्स पर हमें 25,250 के पार जाता हुआ दिखा निफ्टी। और ये जो रन है निफ्टी का पिछले 30 साल में, यानी कि नवंबर 1993 से सबसे लंबा रन निफ्टी का नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर हम पिछले 12 सेशंस की बात कर लें तो निफ्टी ने करीब 1,100 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब करीब 5%
4% का रनअप दिखा दिया है। और अगर हम अब बात करें कि ये जो रनअप का ड्राइव किससे मिल रहा है, तो ये जो है लिक्विडिटी के दम पर निफ्टी जो है तेज़ी दिखा रहा है। अगर निफ्टी की रैली देखें तो डिस्पाइट जून के ठीक ठाक नतीजों के तिमाही जो हमें दिखी थी, उसके बावजूद निफ्टी में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। और उसके साथ निफ्टी का अगर वैल्यूएशंस देखें तो हिस्टोरिकली पीयर लेवल पर अभी जो है एक्सपेंसिव है, बट फिर भी बाजार में कोई भी रुकावट नज़र नहीं आ रही है। और इसी के साथ लिक्विडिटी देखें तो DIIs ने देखें तो अगस्त के महीने में करीब 50,000 के ऊपर 50,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी करी है। और वहीं FIIs की बात करें तो उनमें हमें कमबैक नज़र आया है, क्योंकि पिछले 6 सेशन की बात करें तो उसमें से 5 सेशन में हमें FII की खरीदारी नज़र आई है। उसी के साथ US फेड की एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि वहाँ पे रेट कट्स हमें जल्दी देखने मिल सकता है, वो कि सितंबर फेड पॉलिसी में हमें रेट कट्स नज़र आ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम निफ्टी की रिपोर्ट देखें कि कौन से शेयर जो जिन्हों में हमें रनअप देखने मिल रहा है, तो वहाँ पे पहला स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो, वहाँ पे हमें 1000 पॉइंट से ज़्यादा का रन हमें देखने मिल रहा है। वैसे दूसरा स्टॉक होगा LTI माइंट्री, जहाँ पे हमें करीब 680 पॉइंट का रनअप देखने मिला है। वहीं बजाज हिंदुस्तान करीब 500 पॉइंट्स की तेज़ी देखने मिली। अपोलो हॉस्पिटल चौथा स्टॉक रहेगा, जहाँ पे हमें 450 पॉइंट्स का हमें तेज़ी देखने मिल रहा है। और लास्टली TCS, जहाँ पे 340 पॉइंट का हमें तेज़ी नज़र आया है। शुक्रिया जिन्हें आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बाजार की तेजी को लेकर हमने एक महापोल भी किया है। पोल में क्या निकलकर सामने आया है, हमारे सहयोगी शरद दुबे से जरा समझते हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मार्केट का महापोल में जो है हमने बहुत सारे डीलर्स और बहुत सारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए पोल लिए, और ET Now स्वदेश में खास करके 5 अहम सवाल उसको लिए हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी की क्या चाल होगी। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, अभी चढ़ेगी, मुनाफा वसूली आएगी या रेंज में रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी लोग जो है 70% जो है कह रहे हैं कि रेंज में रहेगी बाज़ार। दूसरा सवाल था कि निफ्टी सितंबर सीरीज़ में कहाँ तक जाएगा बाज़ार, निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स के नंबर्स है वो कहाँ तक जाएंगे। 25,700, 26,000, यहाँ पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो मिल रहा है वो है 24,800 के ऊपर। लगभग 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि निफ्टी इस रेंज में रह सकती है सितंबर के महीने में। कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में जहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा, ये सवाल हमने पूछा था सबसे। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हमने चूज़ की थी, IT, फार्मा और बैंकिंग। और यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग पे जो है ज़्यादा भरोसा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ार, 60% एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। और IT सेकेंड है 30% पे। सेक्टर्स के बाद कौन सा स्टॉक सितंबर महीने में बाज़ार का बादशाह बन सकता है, 3 बड़े स्टॉक्स हमने लिए थे अपने पोल में। इसमें जो आता है HDFC बैंक, रिलायंस और TCS। यहाँ पे देखें तो लार्जली HDFC बैंक में लगभग 50% तक का जो है आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखने मिल सकता है, क्लोजली फॉलोड बाय TCS जहाँ पे 20% का है और रिलायंस जो 30% का है। आखिरी सवाल भी हमने लिया था, और इस पोल में गिरावट के बाद जो सरकारी स्टॉक्स है उस पर क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो 3 ऑप्शंस थे, दूर रहें या और भी गिर सकते हैं। तो उसका कॉशियस टोन अभी भी दिख रहा है। पूरे पोल में हमने देखा कि 60% रेस्पोंडेंट्स ने यही कहा है। खरीदने की जो समय है अभी तक किसी ने नहीं कही है। और आखिर में शेयर अगर आप बाई करके रखें तो क्या उसे होल्ड करें, तो उसमें 40% रेस्पोंडेंट्स का यही राय है। तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं और एक कॉशियस टोन ओवरऑल देखने मिल रही है जो हमने ये पोल किया ET Now स्वदेश में। तो ये है मार्केट का महापोल जो हमने आपके सामने रखा। इधर सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए राहत दी है। एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के जूस और मोलासिस की सप्लाई को लेकर पाबंदियां हटा दी हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, शुगर सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि शुगर सेक्टर इससे लंबे समय से मांग कर रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके सरप्लस चीनी के बढ़ते जा रहे थे, उनकी डिमांड थी कि एथेनॉल डाइवर्जन के लिए कैपिंग को हटाया जाए। तो इसलिए सरकार अब नया एथेनॉल सीजन जो 1 नवंबर से शुरू होगी उसके लिए अब कैपिंग को हटा दिया गया है। यानी गन्ने का जूस या गन्ने का सिरप हो या बी और सी हेवी मोलासेस हो, उसका डाइवर्जन एथेनॉल बनाने के लिए अब चीनी मिले डिस्टिलरीज वगैरह कर सकती है। इसके अलावा एक और फैसला सरकार की तरफ से ये था कि अब जो डिस्टिलरीज हैं एथेनॉल बनाने के लिए, वो चावल की खरीदारी भी FCI से 23 लाख टन तक कर सकते हैं। तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही इंडस्ट्री को लगता है
कि चीनी की सप्लाई भी इससे कम नहीं होगी। उनको लगता है कि मैक्सिमम डाइवर्जन 40 से 50 लाख टन के आसपास ही हो सकता है। और जो चीनी मिलें हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से करार के आधार पर ही उत्पादन करेंगी, इसलिए चीनी की सप्लाई की चिंता नहीं है। साथ ही अगर इस शुगर सीजन की बात करें, एंडिंग स्टॉक की बात करें, तो 30 सितंबर को ख़त्म होने वाले शुगर सीजन में 90 लाख टन का एंडिंग स्टॉक हो सकता है, जबकि सरकार का बफर नॉर्म रहता है 60 लाख टन का। तो वहाँ पर भी सप्लाई की भी चिंता नहीं है और इस सीज़न भी बम्पर क्रॉप की संभावना जताई गई है। इस माह के प्रेसिडेंट से आज ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि 335 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है नए सीज़न में। तो वहाँ से 40-45 लाख के आसपास का अगर डाइवर्जन होता भी है तो भी आपके पास 295 से 300 लाख टन के आसपास का आपके पास चीनी मौजूद होगा और साथ ही 90 लाख टन का आपके पास एंडिंग स्टॉक है। तो कहीं से भी किसी प्रकार की चिंता यहाँ पर नहीं है और इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है। हालांकि इंडस्ट्री की डिमांड अब ये भी है कि इथेनॉल के भी प्राइसेस को बढ़ाया जाए और चीनी की जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है, जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है, उसे भी बढ़ाया जाए और साथ ही एफआरपी से भी उसे लिंक किया जाए। जब एफआरपी को बढ़ाया जाए, साथ साथ इथेनॉल की कीमतें भी बढ़े और चीनी की एमएसपी भी बढ़े, ताकि इंडस्ट्री को किसी तरह का बोझ ना पड़े। तो ये अभी फिलहाल जो राहत दी गई है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छी खबर है। शुक्रिया विशुमान। बढ़ते हैं आगे। ऑटो कंपनियां सोमवार को ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी करेंगी। अगस्त में कैसी रहेगी ऑटो कंपनियों की बिक्री, हमारी सहयोगी सृष्टि इसके बारे में पूरी रिपोर्ट दे रही है। जी सृष्टि, बताएं। तो अगस्त महीने की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस पूरे महीने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये लीन पीरियड रहता है ऑटो बिक्री के लिए, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो थोड़ी सी इन्वेंट्री बिल्डअप ज़रूर करना चालू कर देती हैं, क्योंकि अब जो है वो त्योहारी सीज़न चालू होगा। पर जी हाँ, सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 व्हीलर सेगमेंट पर खास तौर से फोकस रखना है, क्योंकि रूरल और अर्बन डिमांड का पुश जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जिस तरीके से इन्वेंट्री को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, वो तो हम आपके लिए लगातार ही हाईलाइट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर हम सभी कंपनीज को देखें, चाहे वो M&M हो, टाटा मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी, महीने दर महीने यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हालांकि M&M की बिक्री में लगभग 5% की तेज़ी ज़रूर दिख सकती है, पर टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी की जो सेल्स है वो लगभग सपाट रहेगी। यहाँ पे इन्वेंट्रीज को लेकर अगर कोई भी कॉमेंट्री आती है किसी भी कंपनीज की तरफ से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अब बात करते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट की। तो यहाँ पे सभी कंपनीज से हालांकि अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि आयशा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी रह सकती है जहाँ पे जो चैनल चेक्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं पिक हुआ, पर आप देखिए बजाज ऑटो, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे महीने दर महीने जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़त है। और ख़ास तौर से हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, 36% की उम्मीद बढ़त आप देख सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में सरप्राइजिंगली जो नंबर्स थे वो उम्मीद से काफ़ी कम थे। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक बम्प इस महीने हम आते हुए देखें, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये जो कंपनी है वो 5 लाख के आसपास गाड़ियां बेच देती है। आयशा मोटर से बहुत ज़्यादा इस बार उम्मीदें नहीं है, देखते हैं कि वहाँ से कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है या नहीं। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी जो ऑन ग्राउंड डिमांड है वो इंटैक्ट है, ना ज़्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर है, ना ज़्यादा कोई नेगेटिव। ऑल एंड ऑल लगभग सपाट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि टाटा मोटर्स VECV के सेगमेंट में, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 15% महीने दर महीने की हम बढ़त उम्मीद लगा के चल रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर्स की बात करें तो जी हाँ, फार्म सेंटिमेंट थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस्कॉट्स की जो बिक्री है वो लगभग सपाट रह सकती है। हालांकि M&M से उम्मीद है कि 23,300 ट्रैक्टर्स वो बेचती हुई नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल मिले जुले इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों की उम्मीद है, पर 2 व्हीलर सेगमेंट पे खास तौर से ध्यान रखिए। शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम डिटेल के लिए। विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर को सरकार की मंजूरी मिल गई है। यह मर्जर 12 नवंबर तक पूरा होगा। पूरी खबर क्या है, सुमित चतुर्वेदी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी सुमित। तो नवंबर 12 से विस्तारा की फ्लाइट्स बंद होने जा रही हैं। ये एयर इंडिया में मर्ज होगा, ये पहले ही तय था। अब जो डेट लाइन है वो सामने आ गई है। 3 सितंबर से जो ग्राहक हैं वो विस्तारा की फ़्लाइट्स बुक नहीं करा पाएंगे और 12 नवंबर से वो फ़्लाइट्स नहीं होंगी, एयर इंडिया की ही फ़्लाइट्स होंगी। इसका मतलब 11 नवंबर को आखिरी फ़्लाइट विस्तारा की उड़ेगी। ये पहले ही तय था जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया था।
ये बात तय थी कि सारी जो एयरलाइंस है वो एक एयर इंडिया में मर्ज होंगी और उसका काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको अपना सहमति दिया था और अब ये काफ़ी साफ है कि ये डेडलाइन 12 नवंबर की है और तब से ये मुमकिन होगा। हाल ही में भारतीय सरकार ने FDI जो है सिंगापुर एयरलाइंस की और मर्जर दोनों के लिए अभी अपनी मंजूरी दी है और ये सब उसके बाद ही सामने आया कि डेट लाइन क्या होगी। भारतीय एविएशन बाजार की बात करें तो इंडिगो लगभग 60% हिस्सा है। गो फर्स्ट बंद हो चुका है, स्पाइस जेट बंद होने के कगार पे है और इसके बाद अब देखना होगा कैसे टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और इंडिगो दोनों का आपस में कंपटीशन रहता है। ये जाहिर सी बात माननी होगी कि कैसे कंपटीशन रहेगा, इसका फ़ायदा ग्राहकों को देना होगा। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस कंपटीशन का फ़ायदा ग्राहकों को हो। शुक्रिया सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 76,000 करोड़, माफ कीजिएगा, इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन जरा फार्मा शेयरों की रफ्तार पर सबसे पहले फोकस करते हैं कि आखिर किस तरह से इस साल जो फार्मा इंडेक्स है उसमें जबरदस्त तेजी दिखाई। आखिर इसके तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? सृष्टि इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म में है फार्मा शेयर्स, क्योंकि पूरे इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। क्योंकि साल 2023 की अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने लगभग 33% के रिटर्न्स दिए थे, पर अब साल की शुरुआत से लेकर अब तक देख लें, यानी 2024 कैलेंडर ईयर की बात करें तो 38% रिटर्न्स जो है फार्मा इंडेक्स ने दिखाए हैं। साथ ही साथ 2023 के गेन्स को तो इसने सरपास किया ही है, पर लगातार ये तीसरा महीना है, ये महीना खत्म होने वाला है, पर तीसरे महीने जो है फार्मा शेयर्स में रौनक बरकरार है। इसके पीछे की वजह हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कई सारे ऐसे भी मौके हैं फार्मा सेक्टर में जहां पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करते हैं कि क्यों साल 2023 के बाद जो रन अप रैली है 2024 में भी कंटिन्यू हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल कुछ एक कंसर्निंग फैक्टर्स ज़रूर थे। US FDA में यानी US मार्केट्स में जो है कुछ प्राइसिंग के प्रेशर्स थे। साथ ही साथ घरेलू बाजार में भी कुछ सिलेक्टिव कंपनीज को छोड़ के इतना उत्साह नहीं था। पर 2024 की बात करें और बीती जो अभी तिमाही नतीजे हैं उनकी कमेंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे कंपनीज का कहना है कि घरेलू बाजार में जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो बरकरार है। अब देखिए, जो बारिश के सीजन में थोड़े से डॉक्टर्स के पास जाना कम हो जाता है, पर बारिश में इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं। तो जैसे जैसे ये सीज़न ख़त्म होता है फिर से जो है लोग जो हैं डॉक्टर्स के पास जाने लगते हैं, ऐसे में दवाओं की बिक्री बढ़ती है। तो ये सीजनल इम्पैक्ट जो है हम ज़रूर देखते हैं घरेलू बाजार में। इसके अलावा US मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे प्राइस इरोजन जो है वो कम होता हुआ दिखा है। प्राइस इरोजन अभी भी है, पर पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमतें घट रही थी, तो वो प्राइसिंग जो है वो प्रेशर स्टेबलाइज होता हुआ नज़र आया है। कई सारी कंपनी नए लॉन्चेस कर रही हैं और जैसे कि कुछ चुनिंदा ड्रग्स हैं, जैसे जी रेवलिमिड आप मान लीजिए, इन्हेलेशन की जो कुछ दवाएँ हैं जो सिलेक्ट फार्मा कंपनीज यूज़ करती हैं, उनका बड़ा मार्केट शेयर है, वहाँ पर कंपनी सस्टेन करती हुई दिखी हैं। अच्छा, इस बीच एक और चीज़ ये बदली है पूरे सेक्टर में, जो जेनरिक दवाएं बनाती हैं कंपनीज वो तो अच्छा कर ही रही थी, साल 2023 उनके लिए अच्छा था, पर 2024 में जो API और CDMO प्लेयर्स हैं उनकी कमेंट्री में बदलाव ज़रूर आया है। क्योंकि वो केपेक्स तो लगातार कर ही रही हैं, पर अब एनालिस्ट लोगों का मानना है कि ये जो केपेक्स जो इन्होंने इतने टाइम से पैसे लगाए हैं उसमें उसका जो बेनिफिट है वो अब इनकी अर्निंग्स में आना शुरू होगा। यहाँ पे भी प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है और डिमांड लौटती हुई दिखी है। तो कंपनीज जैसे कि आप ग्रैन्यूल्स ले लीजिए, डिवीज लैब ले लीजिए, इवन लॉरस लैब, इनमें आप नीचे से देखेंगे तो कई सारे काउंटर्स जो हैं अच्छी तरीके से रिकवर किए हैं। अब चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की, क्योंकि फार्मा सेक्टर में तेज़ी ज़रूर है। वैल्यूएशंस के दम पे पिछले 5 साल के एवरेज पे जो इंडेक्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है वो थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे ही है, 34 टाइम्स के आसपास इसकी फॉरवर्ड वैल्यूएशन है। पर मौके कहाँ पर हैं जहाँ पे पिछले 5 साल के एवरेज के मुकाबले अब वैल्यूएशंस अभी भी जो हैं थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है, जिसमें कंपनीज आती हैं नैटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ऑरोबिंदो, सन फार्मा और सिप्ला। ये पूरे इंडेक्स में से 5 दिग्गज नाम हमने आपके लिए निकाले हैं, जहाँ पे 5 इयर्स एवरेज PE को कंपेयर करें 1 ईयर फॉरवर्ड के साथ तो अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। पर कहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे रनअप के बाद थोड़े से महंगे हैं, या महंगे इसलिए भी बोलें कि 5 साल के एवरेज के मुकाबले वो ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसमें नाम है डिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, लॉरस लैब,
ग्लेनमार्क फार्मा और ग्रैन्यूल्स के लिए। ध्यान रखिए सभी कंपनीज के लिए उनके इंडिविजुअल ट्रिगर्स भी हैं, पर हम ये तस्वीर सिर्फ वैल्यूएशंस के फ्रंट पे आपके लिए रख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि क्यों फार्मा सेक्टर की जो सेहत है वो दुरुस्त होती हुई दिख रही है, साथ ही साथ कौन सी कंपनीज हैं जहां पे वैल्यूएशन में हेरफेर हमने देखा है। बैक टू यू। चलिए, शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया गया है और इस खबर पर जो है वो हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसका पहला फेज 2029 में और दूसरा फेज 2029 के अंत में पूरा होगा। पीएम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने 10 साल में 31,000 करोड़ के निवेश की बात कही। महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने विरोधी दलों पर प्रहार करते हुए विकास पर हमेशा ब्रेक लगाने का आरोप लगाया। प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी मांगी और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए पूजनीय है। इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। इधर भारत ने पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब देने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। एक बुक रिलीज के मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग अब अंत हो चुका है। हर कार्रवाई का नतीजा होता है और ये उसी के कर्म का फल है। विदेश मंत्री का बयान उस वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने पीएम मोदी को एससीओ समिट के लिए न्योता दिया है। विदेश मंत्री ने एक तरह से भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ न पहले चल सकते थे और न अब उसमें कोई समझौता होने वाला है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current. और इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। जी समीर, पूरी दो टूक भारत की पाकिस्तान को कि बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। भारत के पाकिस्तान के साथ आखिर कैसे संबंध रहेंगे? क्या बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं? भारत की पाकिस्तान को लेकर के अब नीति क्या है? इन तमाम अहम सवालों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। एक प्राइवेट इवेंट में एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। यानी कि बातचीत इस वक्त कोई भी उसकी ना तो नीति अपनाई जाएगी, ना ही इस दिशा में भारत की तरफ से कदम बढ़ाए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का रास्ता जिसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उन अटकलों पर विराम लगाते हुए एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर के साफ है कि जैसा वो एक्शन लेंगे वैसे ही भारत की तरफ से रिएक्शन मिलेगा। अगर वहां से नकारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यही नहीं, अगर वो माहौल सकारात्मक बनाना चाहते हैं या रखते हैं तो
तो भारत भी उसी तरीके से साथ निभाएगा या फिर उस तरीके की स्थिति बना करके रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी, तो इसको लेकर के एक तरीके से बड़ा बयान दिया है एस जयशंकर ने कि निर्बाध बातचीत के दरवाजे या वो युग अब समाप्त हो चुका है। एक और सवाल ये उठा था कि क्या भारत ही नहीं चाहता कि आगे बढ़ करके बातचीत की जाए, वो पहल करे। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि काफ़ी हद तक ये बात सही है कि भारत आगे बढ़ करके बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये साफ है कि बातचीत के दरवाजे अब वो चूंकि वो स्थिति नहीं है, वो समय नहीं है, वो वैसा माहौल नहीं है, लिहाजा उसके दरवाजे, बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है। फिल्म को दर्शकों से इतना शानदार रिस्पांस मिला है कि हर कोई फायदे में है। 15 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार 2 हफ्ते से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। इस दौरान स्त्री 2 ने न सिर्फ छप्पर पाड़ कमाई की, बल्कि कई फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया, रिकॉर्ड्स बनाए हैं। स्त्री 2 का 15 दिनों का कुल कलेक्शन अब 434 करोड़ के आसपास हो चुका है। ग्रॉस कलेक्शन में 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस आ चुका है। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो ये 600 करोड़ के पार जा चुकी है, और चूंकि इस हफ्ते भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, तो ये माना जा रहा है कि इसका फायदा स्त्री 2 को मिलने वाला है। और इस लिहाज से हम देखें तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की राह धीरे धीरे पकड़ रही है, क्योंकि जिस तरह का बजट है इसका, उस मुकाबले कई गुना ज्यादा कमाई स्त्री 2 कर चुकी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।